आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानार्जन कुंज क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भारत के वायसराय का थर्ड पार्ट। हम पिछला 2 लेक्चर जो है लगातार भारत के वायसराय को देख रहे हैं और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आज हम सबसे पहले देखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड को। इनका कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा। इनके कार्यकाल में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था। दोस्तों, यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था, जिसका उद्देश्य भारतीयों को शासन में अधिक भागीदारी प्रदान करना था तथा स्वशासन की दिशा में कदम बढ़ाना था। इसके तहत केंद्र और प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांतों में मतलब द्वैत शासन लागू करना था। दोस्तों, इसके साथ ही प्रत्यक्ष चुनाव और लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक संगठन का स्थापना करना भी इसका प्रावधान था। दोस्तों, हम इनकी सिफारिशों में या इसकी कुछ विशेषताएँ हम देखते हैं। इसमें था केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बनाना, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं राज्य परिषद को उच्च सदन बनाया गया और केंद्रीय विधानसभा जो था उसको निम्न सदन बनाया गया। इसके अलावा हम और देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व के मामले जैसे रक्षा के मामले हो गए या विदेशी मामले हो गए, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत रखे गए थे। इसके अंतर्गत हम तीसरा देखें तो गवर्नर जनरल को जो था वो वीटो पावर का अधिकार था और वे अध्यादेश भी जारी कर सकते थे। दोस्तों, हम इसका चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो देखें तो इसमें प्रांतीय विधान परिषदों में प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए, लेकिन मताधिकार जो था वो सीमित था। मतलब कि ऐसे लोग ही मत दे सकते थे। जो मत देने वाले थे उनकी एक सीमा थी, जैसे जो आयकर देते हों या जो उच्च शिक्षित वर्ग के हों या जिनके पास संपत्ति अधिक हो, इस तरह के लोगों को ही मत देने का अधिकार था। चेम्सफोर्ड के समय ही एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर उसको क्या बोलना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। दोस्तों, हम देखते हैं डी के कार्वे के द्वारा 1916 में मुंबई में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि वर्ष 1917 में सेडलर आयोग भारत आया था, जो प्राथमिक शिक्षा पर आधारित था। दोस्तों, अगर मैं आपको सेडलर आयोग के बारे में बताऊं तो यह कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच के लिए बनाया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो एम ई सेडलर थे, जो कि क्या बोलना चाहिए, इंग्लैंड में लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। दोस्तों, इसका उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं और भविष्य की संभावनाओं की जांच करना था और विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए राजनीतिक रचनात्मक गतिविधियां बनाना और उसके लिए सुझाव देना था। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उसको विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग करने का वो किया था, सिफारिशें दी थी। दोस्तों, हम इनकी सिफारिशों को अगर देखें तो इन्होंने विश्वविद्यालय से माध्यमिक शिक्षा को पूरी तरह से अलग कर दिया था। माध्यमिक शिक्षा के नियंत्रण के लिए एक अलग से बोर्ड की स्थापना करने के लिए इन्होंने सिफारिशें की। इसके अलावा इन्होंने विश्वविद्यालय को एकात्मक, आवासीय और शिक्षा संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए भी सिफारिशें दी थी। दोस्तों, इन्होंने शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के प्रयोग किए जाने पर विशेष जोर दिया था और इन्होंने कहा था महिला शिक्षा, अनुप्रयुक्त विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इन्होंने एक बात और कहा था कि सभी विश्वविद्यालयों में वेतन के आधार पर कुलपतियों की नियुक्ति की जाए, अर्थात वेतनभोगी कुलपति की नियुक्ति की जाए। सैडलर जी ने महिला शिक्षा पर जोर दिया था और महिला शिक्षा संस्थाओं को स्वायत्त रूप से प्रोत्साहन देने की भी बात कही थी। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में। 1921 से 19 यह एकमात्र ऐसे यहूदी थे जो भारत के वायसराय बनकर भारत आए। दोस्तों, इन्होंने रेल बजट को आम बजट से पूर्ण रूप से अलग कर दिया और इनके द्वारा सैन्य सुधारों के लिए इंडियन सैंड हेस्ट की अध्यक्षता में एक क्या कहना चाहिए, सैन्य सुधार एकेडमी के लिए एक आयोग का गठन भी किया गया। दोस्तों, इस आयोग के गठन का उद्देश्य था भारत में सैन्य एकेडमी खोलना और भारतीय सेना में भारतीयकरण का अध्ययन करना। 1924 में लोक सेवा आयोग के गठन के लिए ली आयोग का गठन किया गया। इसी ली आयोग की सिफारिशों पर भारत में क्या कहना चाहिए, उच्च सिविल सेवाओं की नस्लीय संरचना की समीक्षा की और महत्वपूर्ण सिफारिशें भी इस ली आयोग के द्वारा दी गई, जिसमें भविष्य में प्रवेशकों के लिए 40%
ब्रिटिश 40% भारतीय और 20% सीधे प्रांतीय सेवा से लोग पदोन्नति होकर भर्ती किए जाने का सुझाव दिया और भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश भी की, जिसके कारण सन 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई ताकि भारतीयों को भी लोक सेवा इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। वर्ष 1923 में भारत में और क्या इंग्लैंड में दोनों जगह एक साथ भारतीय सिविल सेवा की परीक्षाएं होने लगी। दोस्तों अब हम देखते हैं लॉर्ड इरविन को 1926 से लेकर 31 तक का इनके कार्यकाल में क्या-क्या हुआ। लॉर्ड इरविन 1926 में भारत में वायसराय बनकर आए। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। दोस्तों भारत के लोग साइमन कमीशन का साइमन गो बैक करके का नारा लगाकर भारत के लोगों के द्वारा इनका विरोध किया गया। दोस्तों इनके कार्यों में प्रमुख कार्य इनकी घटनाओं में कुछ प्रमुख घटनाएं थी, जैसे कि 1928 में रॉयल कमीशन की नियुक्ति। दोस्तों हम अगर देखें तो वर्ष 1928 में 2 रॉयल कमीशन भारत आई थी, मतलब भारत में थी। एक तो था साइमन कमीशन, जिसका सब लोगों ने साइमन गो बैक करके नारा लगाकर इनका विरोध किया था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। और दूसरा हम देखते हैं कृषि पर रॉयल कमीशन बनी थी, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड लिथगो ने की थी। दोस्तों इसका कार्य भारतीय कृषि स्थिति की जांच करना और उसके सुधार कार्यों के लिए सुझाव देना था। वर्ष 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना रॉयल कृषि कमीशन के इसमें मतलब सिफारिशों के द्वारा हुई थी। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत देश में स्वतंत्रता दिवस मतलब मनाया गया। दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो भी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलिंगटन को 1931 से 1936 के बीच में। यहाँ हम देखते हैं कि इनके कार्यकाल में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का समर्थन किया था। दोस्तों परंतु सांप्रदायिक समस्या के बारे में कोई भी सुलह नहीं हो पाया था। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड ने प्रसिद्ध सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी थी। दोस्तों जब मैं आपको नेशनल मूवमेंट पढ़ाऊंगी तो इन सब के बारे में डिटेल से खुलकर बताऊंगी। यरोदा के जन्म में महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप पूना पैक्ट हुआ था। इस समझौते ने दलित जाति वर्ग के प्रश्न पर सांप्रदायिक निर्णय में परिवर्तन कर दिया और उसके बाद फिर वेलिंगटन के काल में अन्य कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम देखते हैं। इनकी विशेष घटनाएं थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का होना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना होना, देहरादून की स्थापना 1932 में होना, चौधरी रहमत अली जी के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाना और 1935 में भारत सरकार अधिनियम लागू होना, 1936 में संपूर्ण भारत किसान सभा की स्थापना करना आदि शामिल थे। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में पुनः एक बार फिर से वायसराय को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड लिथगो 1936 से लेकर 1944 तक भारत के वायसराय बनकर रहे। दोस्तों इनके कार्यकाल में 1935 के अंतर्गत पहला आम चुनाव 1936 एवं 37 में इन्होंने करवाया। दोस्तों इन्होंने क्या किया कि मतलब इस चुनाव में कांग्रेस को 6 प्रांतों में पूर्णतः बहुमत मिली, जबकि 2 प्रांतों में समर्थन गुटों से सरकार बनाई गई थी। दोस्तों 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इस विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड लिथगो ने भारतीय नेताओं के समक्ष अगस्त प्रस्ताव रखा था। दोस्तों इस लॉर्ड लिथगो के ही कार्यकाल में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। दोस्तों इस क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारतीयों ने ठुकरा। दोस्तों अब हम देखेंगे लॉर्ड वेवल के बारे में। 1944 से लेकर के 1947 तक के भारत के गवर्नर जनरल रहे। इनके समय में द्वितीय विश्व युद्ध का हमेशा के लिए समापन हुआ और शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवल के द्वारा बुलाया गया था। दोस्तों इस शिमला सम्मेलन में जिन्ना की जिद और धार्मिकता के कारण क्या कहना चाहिए, यह सम्मेलन असफल रहा। जब इंग्लैंड में मजदूर दल पावर में आया तब उन्होंने भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के विधानसभा में नए चुनाव कराने की आज्ञा दी। वेवल के काल की प्रमुख घटनाओं में से हम देखते हैं आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर 1945 में मुकदमा चलाया गया। उसके अलावा हम देखते हैं कि नौसेनाओं का विद्रोह 1946 में हुआ।
और अंतरिम सरकार का गठन भी 1946 में किया गया। दोस्तों, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पाकिस्तानियों के द्वारा 16 अगस्त 1946 को किया गया। दोस्तों, अब हम देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। दोस्तों, इन्होंने मार्च 1947 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर अपना कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान लेकर आए। दोस्तों, इस प्लान में भारत के विभाजन की योजनाएं थी, जिसके अंतर्गत 4 जुलाई 1947 को इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश की संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा इसे पारित भी कर दिया गया। दोस्तों, जो माउंटबेटन प्लान था, उसमें इस विधेयक में जो था, उसमें भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की घोषणा की गई थी और इसमें जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता दिया जाना था। दोस्तों, हम इसके आगे देखें तो स्वतंत्र भारत क्या कहना चाहिए? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हम देखते हैं माउंटबेटन के रूप में। दोस्तों, आज का जो हमारा वायसराय वाला टॉपिक था, ये सब हम नेशनल कांग्रेस मूवमेंट जब पढ़ेंगे ना, तो उसके अंतर्गत के टॉपिक्स हैं, इसलिए मैंने आज इसको इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया है। जब मैं आपको नेशनल मूवमेंट पढ़ाऊँगी, तो उसमें मैं इन सबको और अच्छे से डील करूँगी, तो वहाँ पे आपको जाकर के इनके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएँगे। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक करें।